हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आप लोग देख रहे होंगे कि स्लाइड्स में लिखा हुआ है वन शॉट, बिल्कुल सही देख रहे हैं क्योंकि ये जो मैंने चैप्टर को डिजाइन किया है वन शॉट डिजाइन किया है और कहीं ना कहीं ये आपका विद इन 30 मिनट्स यानी 30 मिनट्स के अंदर ही मैं कह सकता हूं कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। देखिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रिसोर्स क्या होता है और उसको डेवलप कैसे किया जा सकता है या कौन कौन से तरीके हैं जिसको अपना के हम लोग डेवलप कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बचा के भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं, साथ ही मैंने देखिए आपके लिए जो नोट्स डिजाइन किया है इसको आप लोग नोट्स के फॉर्म में बना सकते हैं क्योंकि इतना इजिबल तरीके से मैंने डिजाइन किया यहाँ पे नोट्स, आपको शॉर्ट भी है और समझ में आ जाएगा क्योंकि 10 स्लाइड के अंदर ओनली 10 स्लाइड्स के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपका जो नोट्स ही बनेगा वो एक शॉर्ट नोट्स और बहुत लॉजिकल नोट्स बनने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। देखिए सबसे पहले जानेंगे रिसोर्स का डेफिनेशन। देखिए रिसोर्स का डेफिनेशन आपके बुक में लिखा हुआ होगा, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable term as a resource। यानी तभी हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स बोल सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए रिसोर्स आर एनीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, इट मींस कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है उसको हम लोग रिसोर्स कहेंगे जब हमारे जरूरतों को पूरा करे। लेकिन 3 क्राइटेरियाज आपके बुक में दिए गए हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने का, इकोनॉमिकली फीजिबल होने का और कल्चरली एक्सेप्टेबल होने का, तभी हम लोग उसको एक अच्छा रिसोर्स मान सकते हैं। जैसे कि इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए इट मींस क्या होता है, टेक्नोलॉजी के सहारे, यानी जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब ऐसे समझिए कि जो भी रिसोर्सेज हैं आज के टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए। यानी आज के रिसोर्सेज का यूज करके, जो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग उस रिसोर्सेज को क्या कर पाए, यूज कर पाए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल बोलेंगे। अगर बात किया जाए इकोनॉमिकली फिजिबल, इट मींस ऐसा मानिए कि बजट में हो, बजट में हो इट मींस रिसोर्सेज को निकाले और उसको बनाए कुछ ऐसा जिसको सेल करे तो उसको प्रॉफिट भी, यानी जो बेचने वाला को भी हो जाए और खरीदने वाला को भी महंगा ना लगे, यानी बजट में हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकली फीजिबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब सब लोग माने कि हाँ इस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि सोसाइटी ने बैन कर दिया रिसोर्सेज को यूज करना और उसको हम लोग बनाए तो उसको एक अच्छा रिसोर्स नहीं बोलेंगे। यानी जब तक सोसाइटी उसको मानती है कि हाँ ये रिसोर्स सही है, इसको यूज करना जरूरी है, उनके यूजफुल है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिसोर्सेज का डेफिनेशन से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिसोर्सेज क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग को पढ़ना है 3 तरीके से। आपके बुक में एक छोटा सा चार्ट बना दिया गया है, हम लोग यहां से एकदम शॉर्ट फॉर्म में खत्म करेंगे। टाइप ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्स होता है, ह्यूमन मेड होता है और ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपको पता होगा कि जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, जो नेचर से मिलता है, जो हम लोग को प्रकृति देती है, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट देता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। अगर बात करें वो रिसोर्सेज कहां से डायरेक्टली यानी नेचर से मिलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा आप जो सांस ले रहे हैं एयर, वो क्या एक नेचुरल रिसोर्सेज है। जो पानी को आप पीते हैं वाटर बॉटल में, डेली स्कूल में आप लोग निकल के क्लासरूम से जाते हैं पानी लेने जाना है ना, तो ये आपके लिए क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। मिनरल, जिस चीज का आप लोग यूज करते हैं, मिनरल्स आप लोग जानते होंगे, आयरन वगैरह, स्टील, जितने भी चीजें ये सारे क्या हैं, रिसोर्सेज में आएंगे। कौन से, मिनरल। और फॉरेस्ट आपको पता होगा जो आसपास के मौजूद मिलते हैं, पेड़ पौधे, ये सारे जितना भी फॉरेस्ट कवर आपको मिलता है वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज में आता है, और वाइल्ड लाइफ भी। तो ये सारे रिसोर्सेज कौन से हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सॉइल, कोयल और आयरन, एयर और फॉरेस्ट को यहां पे लिख दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वैसे रिसोर्स होते हैं जो ह्यूमन ने बनाया, जैसे ये पेन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर आएगा, ये फोन जो आप चला रहे हैं वो क्या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर आएगा। आप हो सकता है चेयर पे बैठे होंगे तो वो चेयर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर आएगा। आप जिस कारण देख पा रहे हैं, आपके अगर लाइट होगा तो आप बल्ब के साइड से ही देख पा रहे होंगे, बल्ब के कारण ही देख पा रहे होंगे, तो बल्ब क्या है, वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। आप जो कंप्यूटर चलाते हैं वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। तो वैसे रिसोर्सेज जो जिसने ह्यूमन ने बनाया, जिस रिसोर्सेज को ह्यूमन ने बनाया वो क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर आएगा। आप लोग समझ गए होंगे, बिल्डिंग, रोड, मशीनरीज, टेक्नोलॉजी, ये सारा क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होती है। अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, वैसा रिसोर्सेज जो खुद में पाया जाए। जैसे आपके अंदर जो स्किल्स है, आप जो कर पाते हैं दूसरा लोग नहीं कर पाते, इसके मतलब आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके अंदर जो
मतलब एजुकेशन का जो भर भर के कूट कूट के भरा हुआ है, वो आपके लिए क्या है, एक आपका रिसोर्सेज है। मतलब उसको कौन सा रिसोर्सेज बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर रखेंगे। अगर एक और बात रखना है, अगर आपके अंदर जो फिजिकली इफिशियंट है कि आप 50 केजी उठा पाते हैं, 30 केजी उठा पाते हैं, ये आपका इफिशियंटी को दर्शा रहा है, यानी आपका जो इफिशियंसी को दर्शा रहा है। होगा कोई बच्चा जो 30 केजी उठा पा रहा होगा तो उसका फिजिकल इफिशियंसी, ऐसा भी कोई बच्चा होगा जो 2 केजी उठा रहा होगा तो उसका फिजिकल इफिशियंसी, यानी फिजिकल इफिशियंसी भी एक ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आता है। तो आपके अंदर जो भी चीजें मौजूद है, आपका टैलेंट, आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज, आपका फिजिकल इफिशियंट, ये आपका क्या है, आपका रिसोर्सेज है। मतलब ये एक ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आएगा। साथ ही ये याद रखना है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, साथ ही मैं थोड़ा सा ये बता दूं, इसका यूज करके क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है गुड्स और सर्विसेज का, वही ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, आपके बुक में रिसोर्सेज को भी 4 तरीके से आपको पूरी तरीके से वहां पे डिवाइड कर दिया गया होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में डिवाइड किया होगा, एग्जॉस्टिबिलिटी में डिवाइड किया गया होगा, ऑनरशिप और यहाँ पे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे डिवाइड किया होगा। 4 तरीकों से डिवाइड किया होगा, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऑरिजिन के बेसिस पे देखें तो बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। अब बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, वैसे रिसोर्स जो नेचर से मिलते हैं, साथ ही उसमें लाइफ हो, वो क्या कहलाएंगे, आपको पता होगा वो बायोटिक। आप लोगों ने क्लास 8 में, क्लास 7 में ही पढ़ रखा होगा, जिसमें लाइफ होती है वो क्या, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। लेकिन ऐसा भी तो है सारे रिसोर्सेज जिसमें लाइफ नहीं भी है तो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिसमें लाइफ है उसको बोलेंगे बायोटिक, है ना, याद रखना है। आप नॉर्मल याद रखिएगा, बायोटिक के लिए लिविंग, क्या याद रखना है, लिविंग, यानी जो भी लिविंग आपको मिलते हैं, यानी बायोटिक रिसोर्स लिविंग थिंग से मिलकर बना है, यानी ये पूरी तरीके से बायोटिक कहलाएगा। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये क्या कहलाएंगे, बायोटिक रिसोर्स कहलाएंगे। आप लोग जानते होंगे अबायोटिक रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे वाटर, मिनरल्स और एयर, ये नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, तो उसके से मिलकर बने हैं, तो कहीं ना कहीं ये कौन से रिसोर्सेज कहलाएंगे, अबायोटिक रिसोर्सेज। अब आते हैं रिसोर्सेज का एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी रिसोर्सेज के खत्म होने के कगार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। वैसे रिसोर्स जो रिन्यू किया जा सकता है, वैसे रिसोर्स जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको रीजनरेट किया जा सकता है, रिप्लेनिश किया जा सकता है। कैसे, नेचुरली किया जा सकता है, जैसे ओवर अ टाइम, जैसे कि सोलर एनर्जी आपका होता है, विंड और फॉरेस्ट, ये सब रिन्यू खुद से होते हैं, है ना, इसको हम लोग तो रिन्यू करने नहीं जाते। तो इट मींस ये कौन से रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, साथ ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे, यानी आपको ये बात याद रखना है। दूसरी बात, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्स जो रिन्यू खुद को नहीं कर पाता है, जैसे कि हो सकता है उसको अगर हम लोग ज्यादा यूज करें तो वो एग्जॉस्ट हो जाए, यानी ओवर यूज के कारण एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कोयला यूज ज्यादा करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सारे रिसोर्सेज वैसे हैं जो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस यानी मालिक के हकदार के ऊपर कौन कौन से रिसोर्सेज, यानी कौन रिसोर्सेज का कौन मालिक है, उसके अकॉर्डिंग 4 तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो आपका रिसोर्सेज है, कम्युनिटी रिसोर्सेज जो पूरे समाज का रिसोर्सेज है, नेशनल रिसोर्सेज जो कंट्री के अंदर आ रहा है, साथ ही इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो कंट्री के बाहर का रिसोर्सेज है, ऐसे मान के याद रखना है। अब देखिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज वैसे ओन इंडिविजुअल, यानी प्राइवेट एंटिटीज हो उसका मालिक, या कोई इंडिविजुअल हो, जैसे कि आपका प्राइवेट लैंड हो गया, हाउस हो गया, आपका घर हो गया, आपका फोन हो गया, आपका बाइक हो गया, ये सारे रिसोर्सेज कैसे हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के भी अंदर आएंगे। साथ ही कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, तो आपको कोई याद होगा, आप पब्लिक पार्क में खेलने जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, रोड पे चलने जाते हैं, रेलवे में आप एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं, आप लोग एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं रेलवे के अकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं ये सारे जो रिसोर्सेज है वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है, यानी उसका मालिक पूरा कम्युनिटी है, पूरा कम्युनिटी उसका यूज कर पा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा रिसोर्सेज कहलाएगा, कम्युनिटी रिसोर्स, एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, जैसे कि पब्लिक पार्क, प्लेग्राउंड और ग्रेजिंग ग्राउंड। एक होता है नेशनल रिसोर्सेस, आपको ऐसा याद रखना है, जो भी नेशन के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आ रहा है रिसोर्स, उसको कौन सा रिसोर्स बोलेंगे, तो नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। अब जैसे कि नेशन के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर और साथ ही उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो,
उसको नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। जैसे कि आप लोग रोड, रेलवे, फॉरेस्ट और विद इन अ नेशनल बाउंड्री, हमारा नेशनल बाउंड्री के जो भी अंदर आते हैं रिसोर्सेज, वो क्या कहलाएंगे? नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स कौन सा होता है? वैसे रिसोर्सेज जो हमारे नेशन के कंट्रोल में ही नहीं है, यानी उसका मालिक कौन है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसको रेगुलेट कर रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और यूज किया जा सकता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के द्वारा। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज करेंगे तभी हम लोग उसका यूज कर पाएंगे, तब भी वो हमारा रिसोर्स निकल आएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, इट मींस वो इंटरनेशनल रिसोर्स का पार्ट कहलाएगा। जैसे कि ओशियन रिसोर्स बियॉन्ड द कंट्री, टेरिटोरियल वाटर्स, आप लोग जानते होंगे 200 नॉटिकल माइल, 200 जो नॉटिकल माइल है उसके बाहर का जो भी रिसोर्सेज कहलाता है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। यानी उस पर किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं है, उस पर सब कंट्री मिलके उसका यूज करते हैं। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। तो याद रखना है, आपके बुक में सबसे पहले ये दिया गया, तो मैं यही बताता हूं। देखिए, डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जिसको सर्वे किया जा सकता है, सर्वे किया जा चुका है। किसके? उसके क्वांटिटी के बारे में कि वो कितना है, उसके क्वालिटी के बारे में कि वो कितना एनर्जी दे सकता है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल, मतलब वो कितना, मतलब उसके क्वालिटी के बारे में पता लगाया जा चुका है एक्चुअली में कि वो कैसा, कितना अच्छा है रिसोर्सेज, जिसके बारे में डिटरमाइन किया जा सकता है और उसको यूज किया जा सकता है, जा रहा है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। अगर उसको यूज किया जा रहा है, हाल फिलहाल में जो भी हम लोग रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो सारी रिसोर्सेज कौन से हैं? डेवलप्ड। जैसे कि पोटेंशियल में आप लोग अलग हम लोग समझेंगे, लेकिन डेवलप्ड में आपको याद रखना है, जैसे कि पेट्रोलियम जानते होंगे आप लोग, नेचुरल गैस को जानते होंगे आप लोग, कहीं ना कहीं आप लोग ये सारे चीजों को, आप लोग कोयला वगैरह, ये सब का हम लोग क्या जानते हैं, ये डेवलप्ड हो चुके हैं। हम लोग को पता है कि इससे ज्यादा अब इसमें से एनर्जी नहीं निकाला जा सकता है, मतलब इसका सारा उपाय हम लोगों ने खोल लिया, उसके बाद भी इसका कोई उपाय नहीं मिल रहा है कि इसका कुछ और कम यूज करे और ज्यादा पोटेंशियल मिले, ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग इसको कौन सा रिसोर्स कह सकते हैं? डेवलप्ड रिसोर्स कह सकते हैं। अब देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, याद रखना है, दीज आर रिसोर्स दैट नोन टू एग्जिस्ट, हम लोग को पता है कि वो एग्जिस्ट करता है, अभी है रिसोर्स, बट बोला गया कि लेकिन हैव नॉट बीन डेवलप्ड और यूटिलाइज, यानी हम लोग उसको डेवलप्ड भी नहीं किए हैं और उसको यूटिलाइज भी नहीं किए हैं। जैसे कि सर्टन मिनरल्स डिपॉजिट, यानी कहीं कहीं मिनरल डिपॉजिट तो हैं, हमको पता है कि वहां मिनरल डिपॉजिट है, मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। हैड नॉट बीन माइंड, हम लोगों ने उसको निकाला ही नहीं है, माइंड भी नहीं किया है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो रिसोर्सेज किसके अंदर आएंगे? पोटेंशियल। हम लोग को पता है कि वो हमारे डिमांड को पूरा कर सकता है, बट हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो पोटेंशियल रिसोर्स है। हम लोग को पता है कि हमारा डिमांड पूरा कर रहा है एट अ प्रेजेंट टाइम में, इसका मतलब क्या है? डेवलप्ड रिसोर्सेज है। अब देखिए, रिसोर्सेज का एक और टाइप है स्टॉक। अब ये क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में थर्ड पॉइंट, स्टॉक रिसोर्सेज, दीज आर मटेरियल्स द एनवायरनमेंट दैट हैव पोटेंशियल एज रिसोर्स बट लैक द करंट टेक्नोलॉजी टू बी यूज, लाइक हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सोर्स। देखिए, आप लोग स्टॉक में ऐसा याद रखिएगा, हम लोग को पता है कि रिसोर्सेज है, उसमें पोटेंशियल है यूज करने का, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन ये वाला नहीं दोहरा देना है, इसमें क्या है कि पता है, यूज भी कर रहे हैं। इसमें क्या है? पता है बट निकाले नहीं है। इसमें क्या है? पता है बट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा रिसोर्सेज हो गया? स्टॉक हो गया। तब समझ में तीनों में आ गया होगा। इसमें क्या याद रखना है? पता है और यूज भी कर रहे हैं, अच्छे से यूज कर रहे हैं, मन से यूज कर रहे हैं, है ना। पोटेंशियल पता है बट प्रॉब्लम क्या है? यूज नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? उसको रहने दे रहे हैं कि अभी हमको, हम लोग नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं सर्टेन मिनरल्स पता है, लेकिन हम लोग माइंड नहीं किए उसको, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यूज कर लेंगे जब मन करेगा। लेकिन स्टॉक में क्या आपको याद रखना है कि ये वैसा रिसोर्स है जिसके बारे में पता है कि ऐसे किया जा सकता है, बट टेक्नोलॉजी ही डेवलप नहीं हुई है। यहां टेक्नोलॉजी डेवलप है, यहां टेक्नोलॉजी डेवलप है, बट यहां पे टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है इसके अकॉर्डिंग। तो कौन सा रिसोर्स स्टॉक के अंदर आएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि लास्ट वाला क्या होगा? रिजर्व, जिसको कहेंगे। दीज आर दी सबसेट ऑफ स्टॉक, ये एक स्टॉक का ही सबसेट है। जैसे विच कैन बी यूज टू एग्जिस्टिंग, हम लोग को पता है कि वो एग्जिस्ट करता है भी टेक्नोलॉजी, बट यानी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मौजूद है कि हाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कंजर्वेटिव फ्यूचर यूज, हम लोग किस लिए छोड़ दिए? फ्यूचर यूज में यूज करेंगे, है ना। तो जैसे कि ऑयल रिजर्व हो गया, वाटर जो आप रिवर में देख रहे हैं उसका, जैसे कि आप लोग को, हम लोग को पता है कि डैम बना के वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस क्या कर सकते
सकते हैं, वाटर को यूज करके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि नहीं अभी छोड़ देते हैं, अभी जरूरत भी नहीं उतना, है ना। उसका मतलब कह सकते हैं उसको रिजर्व रखा गया कि कभी इन फ्यूचर में मन करेगा तो उसका यूज किया जाएगा। टेक्नोलॉजी भी है, यानी यहां पे टेक्नोलॉजी है, यहां पे टेक्नोलॉजी, यहां पे आपको क्या नहीं मिलेगा, यहां पे टेक्नोलॉजी मिलेगा, यहां पे टेक्नोलॉजी मिलेगा। अच्छा, यूज यहां पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्यों, आगे समझेंगे। यूज आगे जब जरूरत पड़ेगा तो उसको देखेंगे, आगे जब जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। अच्छा, यहां पे यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यहां पे यूज कर रहे हैं, करना तो चाहते हैं बट यूज नहीं कर पाते, यानी चाहते हैं बट करना नहीं चाहते, तो हाँ और न में आंसर, यानी चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे। अच्छा, रिजर्व करना भी चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं चाहते हैं कि कर सके, मन ही नहीं है करने का, सोचे हैं क्या कि फ्यूचर में यूज करेंगे, इन फ्यूचर, तो याद रखना इन फ्यूचर, तो आपको ये याद रखना है वर्ड। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ये रिसोर्सेज क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का कंज्यूम किया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर यूज किया जा रहा है। तो अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले होता क्या है ये समझना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग रिसोर्स इन अ वे दैट सेटिस्फाई करेंट नीड्स, यानी करेंट नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, विदाउट जियोपार्डिंजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऐसा भी हो कि ये नहीं कि आज यूज कर लेंगे और फ्यूचर जनरेशन को मिले ही नहीं, यानी मीट देयर नीड्स। दिस अप्रोच इज इंश्योर अ लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस। ये एक ऐसा मतलब कह सकते हैं अप्रोच होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे कि लॉन्ग टाइम वो रिसोर्सेज को चलाया जा सके या इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाया जा सके लॉन्ग टर्म तक, यानी लंबे समय तक इकोलॉजिकल बैलेंस बन के रख सके, वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा समझिए कि बचा के रखो, ज्यादा यूज करेंगे, बड़े पैमाने पे यूज करेंगे, फ्यूचर में नहीं मिलेगा, वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखना है। मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना, धीरे धीरे यूज करना, काम के अकॉर्डिंग यूज करना, वही क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। अब इंपॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ क्रूशियल, बहुत जरूरी, क्यों, बिकॉज इट हैव टू कंजर्व रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है, साथ ही प्रिवेंट इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है, किससे, डिग्रेडेशन से, एंड इंश्योर द रिसोर्स अवेलेबल फॉर फ्यूचर। और ये क्या इंश्योर करेगा, फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्स मिल पाएगा। तो कितना अच्छा चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज करते हैं और लंबे से लंबे समय तक उसको बचाना चाहते हैं, बस ये याद रखना है। इट मींस क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप लोग डेफिनेशन देख लीजिएगा, समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या है, तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, तो प्लान के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए तीन प्लानिंग हमारे इंडिया में तीन तरीके से की जा सकती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री प्लानिंग स्ट्रक्चर और इंप्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहले रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। दिस इन्वॉल्व मैपिंग, इसमें मैपिंग इन्वॉल्व होता है, सर्वे इन्वॉल्व होता है, साथ ही अंडरस्टैंडिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटी और क्वालिटी। यानी आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या पता लगाते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है, वो कितना अच्छा क्वालिटी का है, कितना क्वांटिटी का है, ये सारा चीज किसमें पता चलता है, सर्वे किया जाता है कि कितना अच्छा है, कितना क्वांटिटी में मौजूद है, हमारा रिसोर्सेज का नीड पूरा कर सकता है कि नहीं। इट मींस वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसी को हम लोग फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है रिसोर्स प्लानिंग का, तो प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना। प्लानिंग स्ट्रक्चर से आपको नाम समझ में आ गया होगा, डेवलपिंग स्ट्रक्चर दैट इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन मैनेज एंड डेवलप दिस रिसोर्स इफिशिएंटली। यानी प्लानिंग स्ट्रक्चर उसको कहेंगे कि जो भी रिसोर्सेज हम लोग को पता चला, सर्वे किया कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा ये रिसोर्सेज है, तो उसके लिए हम लोग को टेक्नोलॉजी है कि नहीं हमारे पास, अगर नहीं है तो उसको डेवलप करेंगे। क्या लोगों में स्किल है वो टेक्नोलॉजी का यूज करने का, तो वो उसको डेवलप भी करवाएंगे। साथ ही उसको सेल करने के लिए, उसको बनाने के लिए, नए तरीके से ढालने के लिए उसको क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन को बनाएंगे, सेल करने की सब चीज करने के लिए नया इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। तो वही क्या कहलाएगा, प्लानिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या उसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है और उसको डेवलप किया जा सकता है, किसके लिए, रिसोर्स को इफिशिएंटली यूज किया जाने के लिए, तो वो क्या प्लानिंग स्ट्रक्चर काम आता है। अब देखिए इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, जैसे इंप्लीमेंटेशन में याद रखना है मैचिंग द डेवलपमेंट प्लान्स, यानी मैच करेंगे डेवलपमेंट प्लान्स को किससे, नेशनल पॉलिसीज से। आपको याद रखना है पूरे नेशन के प्लान्स को मैच करेंगे नेशनल पॉलिसीज से, और गोल्स को इंश्योर करेंगे रिसोर्स आर इफेक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसे मान लेते हैं पता चला कि हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा कोयला है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल है या क्रूड ऑयल है, ऐसा पता चलता है,
तो हम लोगों ने पता लगा कि यहाँ पे है, इतना क्वांटिटी में है, इतना देर तक चलेगा, ये सारा चीज पता चल गया, इतना अच्छा क्वालिटी में। तो ये करेंगे ना कि हाँ टेक्नोलॉजी है कि नहीं, चलो उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करते हैं, नया नया टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, हम लोग ये भी देखेंगे कि हाँ उससे नेशन डेवलप करेगा, अगर नहीं डेवलप करेगा तो एक बहुत अच्छा रिसोर्स प्लानिंग नहीं कहलाएगा। उससे नेशन डेवलप करने चाहिए, स्टेट डेवलप करने चाहिए, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, हर लोगों का फेवर में वो होना चाहिए, यानी हर लोगों का उसमें डेवलपमेंट जुड़ा हुआ उससे। तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स प्लानिंग का क्या है, एक स्टेप माना जाएगा उसको। तो ऐसा याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। अब नीड्स क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए, नीड्स क्या है, रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों। तो याद रखना रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत के लिए, रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द डिफरेंट रीजन। आपको पता होगा कि रिसोर्स क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग क्वांटिटी में, और हो सकता है कि किसी जगह पे हैं और किसी जगह पे नहीं भी हैं रिसोर्सेज। तो सम रीजन हैव एविडेंस ऑफ दिस सर्टेन रिसोर्सेज, हो सकता है कुछ रीजन में नहीं है, किस रिसर्च में है। तो प्रॉपर प्लानिंग करना होगा, किस तरीके से रिसोर्स को यूटिलाइज किया जा सकता है, किसके लिए, डिस्पार्टीज प्रिवेंट द ओवर यूज एंड मिस यूज, यानी किसी को मिल सकता है किसी को नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। इससे कि ऐसा प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि सारे लोगों को रिसोर्सेज का प्लानिंग करके सब लोगों को बांटा जा सके और उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो जाए और उसका मिसयूज भी ना हो, ओवर यूज भी ना हो, और प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है किससे, इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए। तो हम लोग के लिए रिसोर्स प्लानिंग के लिए इसीलिए क्या है, हमारे लिए जरूरी है। अब देखिए लैंड रिसोर्सेज का बात करते हैं, तो लैंड रिसोर्सेज में नॉर्मली आपको याद रखना है टाइप ऑफ लैंड का यूटिलाइजेशन। अब देखिए इसमें हमारे पास इंडिया में आपको पता है कुछ फॉरेस्ट लैंड है, कुछ ऐसे लैंड अवेलेबल है जो कल्टीवेशन के लिए ही नहीं है। अब देखिए कुछ ऐसे लैंड है जो फेलो लैंड है, कुछ ऐसे लैंड है जो नेट शोन एरिया के अंदर आते हैं, कुछ ऐसे लैंड है जो मिसलेनियस ट्री को ग्रो किया जाता है वहां पे। अब ध्यान दीजिए फॉरेस्ट लैंड का कवर बाय, जो फॉरेस्ट से कवर है उसको फॉरेस्ट लैंड कहते हैं। अब लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इंक्लूडेड दी बैरन लैंड, उसमें कौन से होंगे, जो कल्टीवेशन के यूज में नहीं आ रहा है, इट मींस वो बैरन लैंड कहलाएंगे। अब लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बना हुआ है, तो वो रिसोर्सेज वैसा लैंड है जहां पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब वो जो जमीन है किसके अंदर आएगी, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। देखिए मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल में देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि वीडियो का मैंने इस पे लैंड रिसोर्सेज पे बनाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है ना। वहां पे भी मैंने वन शॉट लिया है, बट डीपली लिया है, मतलब 2 घंटा तक चला गया होगा, है ना। तो ये मैंने समझा रखा है उसमें। चलिए आप अब आते हैं फेलो लैंड में। फेलो लैंड क्या होता है, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पीरियड टू अगेन इज फर्टिलिटी। आपको याद रखना है फेलो लैंड उसको कहते हैं, उसको अनकल्टिवेटेड तो छोड़ा गया है, बट वो पीरियड टू रीजन इज इट्स फर्टिलिटी, हम लोग को पता है कि वो रिगेन किया जा सकता है, उसको फर्टिलिटी को वापस लाया जा सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, फेलो लैंड। बस ऐसा सोचिए कि खाली छोड़ा हुआ है, जब मन चाहेंगे उसको थोड़ा सा चेंज करके क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, थोड़ा सा उस पर काम करके क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। नेट शोन एरिया वैसा एरिया होता है जहां पे जो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो क्या कहलाता है, नेट शोन एरिया। यानी अगर 10 हेक्टेयर में कुछ क्रॉप्स को ग्रो किया गया 1 ईयर में, याद रखना है 1 ईयर में जितना क्रॉप्स को, जितने एरिया में क्रॉप्स ग्रो किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, नेट शोन एरिया कहलाएगा। अब लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, यानी वैसे जमीन जहां पे मिसलेनियस ट्री को क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, या वैसे ग्रोव्स हो, यानी यूज फॉर हॉर्टिकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं लोग एंड प्लांटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, वैसे लैंड जो जिसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है प्लांटेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए, तो वो लैंड किस में आएंगे, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लैंड रिसोर्सेज क्या होता है। लैंड डिग्रेडेशन लैंड रिसोर्सेज से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर लैंड का रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो उसका डिग्रेडेशन होगा। अब आते हैं कैसे इसको बचा भी सकते हैं और क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन। दिस रेफर टू डिक्लाइन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। याद रखना है अगर क्वालिटी किसका, प्रोडक्टिविटी का कम होते जा रहा है, और तो आपको याद रखना है किसके कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन कर रहा हो ह्यूमन बीइंग, या ओवर ग्रेजिंग करवा रहा हो, माइनिंग कर रहा हो, इसके कारण क्या होगा, लैंड डिग्रेड करेगा। कैसे, लीड टू लॉस ऑफ अरेबल लैंड, ये अरेबल लैंड को क्या करेगा, कमी में लाएगा, और हैव द सीरियस consequences ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड द एनवायरनमेंट। याद रखना है लोगों का फूड की कमी हो जाएगा और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का सिक्योरिटी, यानी इन्वायरमेंट भी प्रॉब्लम में आ जाएगा, इकोलॉजिकल सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, इकोलॉजी अनबैलेंस हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लैंड डिग्रेडेशन बोलेंगे। अब देखिए सॉइल एज अ रिसोर्सेज क्या है, तो सॉइल एज अ रिसोर्सेज में आपको याद रखना है, देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल को कंजर्वेशन का, इसका आप लोग का फायदा उसमें मिलेगा अगला स्लाइड में। तो पहले आप लोग को सॉइल एज अ रिसोर्स समझना चाहिए। देखिए
इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल हमारे लिए, आपको पता ही इसेंशियल है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? सॉइल एज अ रिसोर्स में आपको याद रखना है कि सॉइल हम लोग का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं और कौन कौन सा सॉइल किस यूज में आता है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि जैसे एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, फॉरेस्ट्री में यूज करते हैं, और बिल्डिंग वगैरह ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बनाते हैं, सॉइल ही पे तो बना हुआ है ना, ये सारे लैंड ही पे तो हो रहा है ना, और हमारे लिए फूड के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे इंडिया में अगर बात किया जाए तो कितने टाइप्स के सॉइल है, तो आप देखिए हम आपके बुक में पढ़ना है 1 2 3 4 और 5 6, तो 6 टाइप के आपको सॉइल पढ़ना है। एलुवियल सॉइल आपको पता होगा, जो नॉर्दर्न गंगा प्लेन वाला ये सारा रीजन में मिलता है, जैसे कि फाउंड रिवर वैली में मिलेगा, प्लेन में मिलेगा। सॉइल वेरी फर्टाइल होता है, और आपको याद रखना है गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए अच्छा, किसके लिए, वीट के लिए, राइस के लिए और शुगर केन के लिए। यानी ये रिसोर्सेज कौन सा सॉइल कहलाएगा, तो एलुवियल सॉइल कहलाएगा। ब्लैक सॉइल किसको कहेंगे, तो वैसा रीजन में मिलता है, डेक्कन प्लेटियो में मिलता है ये ब्लैक सॉइल। साथ ही रिस्टेन मॉइस्चर को रिस्टेन करके रखता है, रोक के रखता है, एंड आइडियल होता है किसके लिए, कॉटन को ग्रो करने के लिए। तो आपको ये रिसोर्स याद रखना है। ब्लैक सॉइल किसमें, आपको कॉटन के ग्रो में यूज आता है, साथ ही इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। साथ ही बात की जाए ये डेक्कन प्लेटियो महाराष्ट्र वाला जो रीजन है उसके आसपास वाला भी रीजन, वहां पे ब्लैक सॉइल मिलता है। अब देखिए रेड एंड येलो सॉइल क्या है, ये ड्राई रीजन में मिलेगा, रेड एंड येलो ड्राई रीजन में मिलेगा। और सॉइल हैज लेस ऑर्गेनिक कंटेंट, इसमें क्या होता है, बहुत कम ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। रिक्वायर्स होता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दी टू बी फर्टाइल, और इसको प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सकता है तभी इसको क्या बनाया जा सकता है, फर्टाइल बनाया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, रेड एंड येलो सॉइल बोलते हैं। आप लोग लेटराइट सॉइल जानते होंगे, वैसा एरिया जहां पे हाई रेनफॉल होता है। अब हाई रेनफॉल होगा, रिच आयरन मिलता है, बस सुटेबल फॉर क्रॉप्स जैसे कि टी हो गया, कॉफी होगा, और कैशो नट वहां पे उगाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लेटराइट सॉइल कहलाते हैं। एरिड सॉइल आपको पता होगा, सैंडी सॉइल होता है, लो इन मॉइस्चर में लो होता है वहां पे, क्योंकि बारिश की कमी होती है। राजस्थान वाला एरिया आपको पता होगा, फाउंड इन डेजर्ट रीजन में मिलेगा, और इरिगेशन इसमें रिक्वायर होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज को ग्रो करना है तो इसमें इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अगर एग्रीकल्चर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एरिड सॉइल बोलते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है, फॉरेस्ट सॉइल माउंटेनियस सॉइल भी इसको बोला जाता है। तो याद रखना इसमें ह्यूमस का कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, और हिली रीजन में मिलता है, माउंटेनियस एरिया में मिलता है, और ये फॉरेस्ट और प्लांटेशन के लिए बहुत ज्यादा क्या है, सपोर्टिंग सॉइल होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, देखिए सबसे पहले सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ दिस सॉइल। यानी अगर रिमूव हो जाए टॉप लेयर ऑफ दिस सॉइल, किसके द्वारा, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। ऐसा समझिए आप एग्जांपल से, जैसे कि आपके पास अगर मिल्क वगैरह होगा, अगर आप उसको बॉयल करते होंगे, तो बॉयल करने पे कहीं ना कुछ समय बाद आप जब उसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, तो उस पर एक लेयर सा बैठ जाता है, एक क्रीम का लेयर, हम लोग के तरफ छाली बोला जाता है। तो वो लेयर जो बैठने के बाद जब आप उस पर से वो लेयर हटा दिए, तो वो क्या हुआ, उस लेयर हट गया वो, तो वो सिर्फ मिल्क बचा। तो वो मिल्क जो बच रहा है वो सॉइल, मतलब वो ऊपर का जो लेयर हट गया, अगर सॉइल के साथ भी ऐसा ही ऊपर का लेयर हट जा रहा है, वॉश अवे हो जा रहा है, किसके कारण, वाटर के कारण, विंड के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, सॉइल इरोजन बोल देंगे। ये क्या करता है, किस चीज को बढ़ावा देता है, फर्टिलिटी को कम कर देगा और प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देगा सॉइल का। तो सॉइल इरोजन आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर। देखिए सॉइल कंजर्वेशन एक ऐसा मेथड है जिससे कि सॉइल को लंबे समय तक बचाया जा सकता है, साथ ही कुछ सॉइल का प्रॉब्लम्स यानी सॉइल इरोजन, ये सब से भी क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। अगर सॉइल को बचाना है, अगर हम लोग चाहते हैं कि सॉइल बचा रहे और अच्छा रहे, हेल्दी सॉइल रहे, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो, प्रोडक्टिविटी भी अच्छा हो, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉइल को कंजर्व करके रखना पड़ेगा। जैसे मेथड टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन, यानी सॉइल को इरोजन से बचाना, प्रोटेक्ट करना, डिग्रेडेशन से, ये कैसे किया जा सकता है, काउंटर प्लगिंग करके। एक होता है काउंटर प्लगिंग, इसमें प्लगिंग अलोंग द काउंटर ऑफ द लैंड रिड्यूस रन ऑफ। जैसे आप लोग देखिए, मानते हैं ये एक लैंड है, ये पूरा जमीन है, इस पे अगर वाटर अगर इधर से आ रहा है और इधर से ही आप क्या कर देते हैं खेतों में, इस तरीके से मैं बना देता हूं फिर से, अगर वाटर का रनिंग इस साइड से है, इस डायरेक्शन से है, अगर आपने ऐसा ऐसे चला दिया, तो वो क्या होगा, सॉइल पूरी तरीके से बहना स्टार्ट हो जाएगा, इस एरिया से बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या, किस तरीके से करवाना चाहिए था, इस तरीके से, ये इधर से वाटर आ रहा है, अभी इधर से वाटर आ रहा है,
अब इसके कारण इस तरीके से करवाना चाहिए। इससे क्या होगा, वाटर का जो कहीं ना कहीं स्पीड हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम कहीं ऊंचा हो जाएगा, कहीं नीचा हो जाएगा, इसके कारण वाटर का स्पीड कम हो जाएगा। इससे भी क्या किया जा सकता है, सॉइल को कंजर्व यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने से बचाया जा सकता है। अब देखिए टेरेस फार्मिंग आप लोगों ने देखा होगा, क्रिएटिंग स्टेप्स ऑन स्लोप स्लो डाउन वाटर फ्लो। आप लोग देखे होंगे जैसे कि ये पहाड़ वाला एरिया है, अगर ये पहाड़ वाला एरिया है, पहाड़ वाला एरिया होने के कारण अब यहां से आएगा तो पानी एकदम बहुत तेजी से आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके का वहां पे टेरेस फार्मिंग कर देंगे। यानी आप लोग देखे होंगे टेरेस फार्मिंग, एक स्टेप बना देंगे, सीढ़ी नुमा बना देंगे, तो उसको टेरेस फार्मिंग बोला जाता है। तो इससे क्या होगा, वाटर आएगा यहां से ऐसे गिरेगा, फिर यहाँ पे फंसेगा, फिर गिरेगा, फिर फंसेगा, फिर गिरेगा, इस तरीके से होगा। तो कहीं ना कहीं वाटर का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथ ही एफोरेस्टेशन करके, पेड़ पौधों को लगा के, है ना, काउंटर बेल्ट लगा के, ये सबसे क्या किया जा सकता है, सॉइल को टॉप लेयर हो गया या सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें प्लांट में डायरेक्ट इस तरीके से था, पानी दिया गया तो पूरा तरीके से आपको पता चलेगा। अगर यहाँ पे घास फूस रहेगा, जितना ज्यादा घास फूस रहेगा, जितना ज्यादा पेड़ पौधा रहेगा, वो उतना क्या उसका रूट सिस्टम है उसको पकड़ के रखेगा सॉइल को। इससे क्या बचा जा सकता है, किससे, सॉइल इरोजन से। साथ ही सॉइल इरोजन से और कैसे बचा जा सकता है, तो देखिए बहुत सारा मेथड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक कह सकते हैं वन शॉट वीडियो है। मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पहले आप वीडियो में जाके देख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। आप लोग इस वीडियो से नोट्स भी बना सकते थे, है ना, आप लोग नोट्स, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स एकदम कह सकते हैं ट्रिकी नोट्स है, एक बार आप इसको पढ़ लिए तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तो आप लोग अपना कमेंट में जरूर बताइए होगा कि चैप्टर ये समझ में आया कि नहीं, है ना, कमेंट में जरूर बता के जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा के जाइएगा, साथ ही दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।